Hello, my dear students. This is Komal Manglani, and we are studying science. This is chapter number 2, Nutrition in Animals. The first part we have already seen of this chapter. In that, we have discussed about the introduction and the methods of procuring food. In this part, we will study the digestion in humans. This is very important topic that we are going to start today. Okay, so please listen carefully and focus on this topic, as this is very important topic. We take in food through the mouth, digest it and utilize it. We all know that in the digestion process, first of all, we take the food into our mouth. Then we digest that food and then we utilize that food in our body for doing different functions, right? So the undigested parts of the food are expelled from the body. जो खाना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसे हम यूटिलाइज करते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए. The food passes through a long muscular canal called alimentary canal or digestive tract, which begins at the buccal cavity and ends at the anus. हमारा फूड जो है जो पास होता है किसके थ्रू? एक लंबी सी मस्क्यूलर कैनल होती है जिसको हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं या तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि स्टार्ट होती है बकल कैविटी से और एंड होती है एनस पर. चलिए देखते हैं ये एलिमेंट्री कैनल किस किस से बनी होती है. ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट होता है उसका बकल कैविटी या तो ओरल कैविटी कह सकते हैं. दूसरा पार्ट होता है ईसोफेगस या तो फिर फूड पाइप. फिर होता है स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग एट द रेक्टम एंड देन एनस. ये एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स हैं. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and associative glands together constitute the digestive system. जो digestive tract है ये रही, ये digestive tract है, ये 6 parts, और उसके साथ साथ कुछ associative glands होती हैं जो काम करती हैं और digestive system बनाती हैं. चलिए देखते हैं हम ये कौन कौन से हैं. आपको देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है. डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स का बना होता है. पहला होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल, या तो उसके साथ होता है दूसरा पार्ट जो कि है एसोसिएटेड ग्लैंड्स. अब एलिमेंट्री कैनाल का हमने देखा सबसे पहले बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस. ठीक है, और एसोसिएटिव ग्लैंड्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज. इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वीडियो में दिखाया गया है. देखिए सबसे पहले दिखाया है बकल कैविटी, इसके बाद है ईसोफेगस, इसके बाद आएगा स्टमक, ये रहा स्टमक, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस. इसके बाद आप देख सकते हैं इंजेशन. ये जो सारे पार्ट्स हैं ये सब मिलकर जो प्रोसेस करते हैं वो स्टार्ट होता है सबसे पहला प्रोसेस इंजेशन से. हमने 5 स्टेप्स देखे थे, राइट? उसमें सबसे पहला स्टेप था इंजेशन. तो इंजेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. जब खाना हम हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं हम उसे इंजेशन कहते हैं, राइट? फिर ह्यूमन बीइंग्स में माउथ होता है, ठीक है, इंजेशन करने के लिए. खाना बॉडी के अंदर लेने के लिए हमारे पास होता है माउथ. द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स. हम हाथों की मदद से माउथ में फूड को डालते हैं, ठीक है, और इस तरीके से बॉडी के अंदर लेते हैं खाना. ये हुआ इंजेशन प्रोसेस. उसके बाद सेकेंड स्टेप था डाइजेशन. डाइजेशन जो है वो उसमें अलग अलग जो ऑर्गन्स मैंने आपको दिखाए सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हैं और डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं.
तो हम इन सारे के सारे ऑर्गन्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और डाइजेशन का प्रोसेस भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है बकल कैविटी या तो ओरल कैविटी जिसको हम बोलते हैं उसका। बकल कैविटी जो है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, उसमें इंक्लूड होता है टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे टीथ के बारे में। टीथ जो होते हैं हमें पता है हमारे टीथ जो क्या काम करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करने का, तोड़ने का काम करते हैं ना, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, च्यू करके, ग्राइंड करके, राइट। जो खाना हम खाते हैं हमारे टीथ उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, उसको चबा के, च्यू करके, ग्राइंड करके हम उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। च्यूइंग जो है वो क्या करता है, मिक्स करता है छोटे छोटे पीसेस जो फूड के हैं उसको सलाइवा के साथ। सलाइवा यानी कि हमारी थूक, ठीक है। तो सलाइवा के साथ वो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो मिक्स होते हैं। इस प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन कहते हैं, ठीक है। मैस्टिकेशन जो है उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे पीसेस हैं फूड के वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर डाइजेशन जो है फूड का वो बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है, और जो डाइजेशन है फूड का बकल कैविटी में हम उसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डाइजेशन यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है खाने का। सबसे पहले डाइजेस्ट होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फूड हमने चबाया, जब हम चबा रहे होते हैं उसी टाइम पर ही वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और शुगर्स जो है वो डाइजेस्ट होके सिंपल शुगर में कन्वर्ट होती जाती हैं, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। फिर टीथ जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, 4 तरीके के टीथ होते हैं, ठीक है। पहला आप देख सकते हैं जिसमें मैंने लिखा है इंसिसर्स, फिर है कैनाइन्स, फिर है प्रीमोलार्स और फिर है मोलार्स। एक्चुअली ये जो टीथ होते हैं हमने देखे हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है, हर एक जो टूथ होता है वो अलग अलग सॉकेट जो होता है, गम्स यानी कि हमारे मसूड़े, उसमें फिट होता है, ठीक है। और जो व्हाइट कलर का हार्डेस्ट सब्सटेंस है उस वो टीथ को कवर करता है, जो कि हमको व्हाइट कलर का सब्सटेंस ही दिखाई देता है। टीथ का बाकी का जो पोर्शन है वो हमारे मसूड़े यानी कि गम्स में फिट होता है, इसीलिए वो शो नहीं हो पाता है, हमको सिर्फ दिखाई देता है उसका व्हाइट कलर का हार्डेस्ट पार्ट जिसको हम इनामेल कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो टीथ होते हैं उनकी शेप भी अलग होते हैं, उनकी जो काम करने, उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, उनका जो फंक्शन होता है वो भी सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो उनके शेप भी अलग होते हैं और उनका फंक्शन भी अलग होता है। तो उनके फंक्शन और शेप के बेसिस पर टीथ 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है इंसिसर्स यानी कि कटिंग टीथ, दूसरा होता है कैनाइन्स यानी कि टीयरिंग टीथ, तीसरा होता है प्रीमोलर्स यानी कि ग्राइंडिंग टीथ, और चौथा होता है मोलर्स यानी कि ग्राइंडिंग टीथ। ये दोनों ही ग्राइंडिंग के लिए काम आते हैं। चलिए हम देखते हैं इनको डिटेल में। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई देती होंगी, ये देखो, ये है प्रीमोलार्स, ये है मोलार्स, ये है इंसिसर्स और ये है कैनाइन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंसिसर्स जो हैं इनका काम देखते हैं। ये रहे इंसिसर्स, आपको यहाँ पे देखिए इंसिसर्स जो हैं वो ये रहे, आगे वाले ये जो 4 दांत हैं, ठीक है, ये इंसिसर्स हैं, ठीक है, ये रहे, ठीक है, ऐसा शेप है ना इनका इंसिसर्स। इंसिसर्स का क्या काम होता है, इंसिसर्स जो होते हैं वो 4 फ्लैट ब्लेड जैसे टीथ होते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इंसिसर्स का जो स्ट्रक्चर है, देखिए ऐसा होता है, फ्लैट ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है। और वो क्या करते हैं, हर एक जॉ में 4 होते हैं, 4 होते हैं, और ये हमें बाइट और कट करने के लिए, फूड को बाइट और कट करने के लिए काम आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। इसके बाद आते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स जो होते हैं वो भी हमारे
दोनों जॉ में होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ, और हर एक जॉ में वो उनका नंबर होता है 2। अभी देखिए आप, ये एक ये रहा और दूसरा ये रहा, ठीक है। ऐसे ही ऊपर भी 1 एंड 2, ठीक है। तो इस तरीके से दो हर एक जॉ में होते हैं इन कैनाइन्स। कैनाइन्स जो होते हैं हम उनको टीयरिंग टीथ भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ये क्या करते हैं, हमारी जो फूड होता है उसको टीयर करने के लिए हेल्प करते हैं। ये बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं, इसीलिए इनको टीयरिंग टीथ बोला जाता है। प्रीमोलार्स इसके बाद आते हैं। आप देख सकते हैं प्रीमोलार्स थोड़े से वाइड होते हैं, है ना। प्रीमोलार्स जो होते हैं वो ईच कैनाइन यानी हर एक कैनाइन के बाद आते हैं। ये रहा कैनाइन, इसके बाद आएगा प्रीमोलार। कैनाइन ये रहा, ये देखिए ये रहा कैनाइन, और इसके बाद 2 प्रीमोलार्स होते हैं। हर एक कैनाइन के बाद 2 प्रीमोलार्स, यानी एक जॉ में 4 प्रीमोलार्स, तो दोनों जॉ में मिलाकर 8 प्रीमोलार्स होते हैं। ये प्रीमोलार्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं और ग्राइंड करने के लिए हेल्प करते हैं। हमारे फूड को ग्राइंड और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करने के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद आते हैं मोलार्स। मोलार्स जो होते हैं वो भी वाइड होते हैं। हर एक जॉ में 3 मोलार्स होते हैं, एक एक साइड पे। तो एक एक साइड पे 3 मोलार्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3। तो हर एक जॉ में, लोअर जॉ में 6 है, तो अपर जॉ में भी 6 मोलार्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मोलार्स का क्या काम होता है, वो लार्जेस्ट होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। प्रीमोलार्स से बड़े होते हैं और ये हमें फूड को क्रश करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए हेल्प करते हैं। इस तरीके से ये 4 तरीके के जो टीथ होते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको टीयर करने के लिए, उसको ग्राइंड करने के लिए, क्रश करने के लिए और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद आते हैं टीथ जो होते हैं वो 2 सेट्स में दो सेट्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है टेम्पररी सेट ऑफ टीथ और दूसरा होता है परमानेंट सेट ऑफ टीथ। तो टेम्पररी सेट ऑफ टीथ जो होता है वो क्या होता है, हमारी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनकी लाइफ टाइम में सिर्फ 2 सेट ही आते हैं टीथ के, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो सेट होता है, जब बच्चा जो होता है वो 6 मंथ से 8 इयर्स का होता है, तब तक उसका टेम्पररी सेट ऑफ टीथ रहता है, ठीक है। बच्चा जब 6 महीने का होता है, वहां से लेकर 8 साल का होता है, तब तक उसका जो टेम्पररी सेट ऑफ टीथ होता है वो ग्रो होता है। ये जो टेम्पररी सेट ऑफ टीथ है उसको हम मिल्क टीथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं बच्चे में, 10 होते हैं अपर जॉ में और 10 होते हैं लोअर जॉ में। इसके बाद जो है ये जो मिल्क टीथ जब टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसके बाद एक और सेट, सेकंड सेट आता है टीथ का, जिसको हम परमानेंट सेट ऑफ टीथ कहते हैं। ये परमानेंट सेट ऑफ टीथ जो है वो उनकी ओल्ड एज तक रहता है। जब तक बूढ़े नहीं हो जाते तब तक ये टीथ रहेंगे उनके साथ, ये गिरेंगे तो दूसरे नहीं उगेंगे। तो ये जो टीथ का सेट है, परमानेंट टीथ का जो ये सेट है, उसमें 32 नंबर ऑफ टीथ होते हैं। 16 होते हैं अपर जॉ में और 16 होते हैं लोअर जॉ में। अपर जॉ में 16 जो होते हैं उसमें होते हैं 4 इंसिसर्स, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलार्स एंड 6 मोलार्स। इसी तरीके से लोअर जॉ में भी उतने ही होते हैं। तो टीथ जो होते हैं इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, फंक्शन होता है। इसके बाद हम देखेंगे टंग के बारे में, ठीक है। बक्कल कैविटी में मेनली 3 चीजें इंक्लूडेड थी। एक थे टीथ, फिर था टंग
और उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स। तो टीथ के बारे में हमने सारी डिटेल देखी, अब हम टंग के बारे में देखेंगे। टंग जो होती है वो एकदम फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि बैक पे अटैच होता है, पीछे से अटैच होता है और आगे से फ्री होती है, और वो कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है हमारी टंग। टंग के जो होते हैं वो फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम होता है टंग का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी टंग। वो किस लिए हेल्प करती है, हमारी जो सलाइवा होती है, थूक यानी कि, उसको फूड में मिक्स करने में हेल्प करती है हमारी टंग। दूसरा उसका फंक्शन होता है कि वो पुश करती है और स्वेलो करती है फूड को। फूड पाइप में हम जो खाना चबा कर खत्म करते हैं उसको हमारे फूड पाइप में निगलने के लिए हेल्प कौन करता है, हमारी टंग करती है, उसको पुश करती है और उसको स्वेलो करने में हेल्प करती है, फूड को स्वेलो करने में हेल्प करती है हमारी टंग। थर्ड उसका फंक्शन होता है कि वो अलग अलग फूड के टेस्ट जो होते हैं उसको पहचानने में हेल्प करती है, ठीक है। टंग की वजह से ही हमें पता चलता है कि उस फूड का टेस्ट कैसा है। जैसे कि कुछ कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट जो होते हैं मेनली 4 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, सॉल्टी, सॉर, बिटर एंड स्वीट। सॉल्टी यानी नमकीन, बिटर यानी कड़वा, सॉर यानी खट्टा और स्वीट यानी मीठा। तो ये जो टेस्ट होते हैं वो हमको टंग की मदद से ही पता चलते हैं, क्योंकि टंग जो होती है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे थाउजेंड्स ऑफ नंबर के टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और उसकी मदद से ही हमें पता चलता है कि उस फूड का टेस्ट कैसा है। और फोर्थ फंक्शन जो है टंग का वो है कि ये हमें बोलने के लिए हेल्प करता है। टंग की मदद से ही हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था टंग का फंक्शन। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट बकल कैविटी का, जो है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि हमारी थूक जो होती है वो प्रोड्यूस होती है सलाइवरी ग्लैंड्स में। सलाइवा जो है वो उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है एमाइलेज। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम कुछ तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी जो डाइजेशन होता है उसको करने में हेल्प करते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं वो अलग अलग, वो प्रोटीन्स होते हैं एक तरीके के, और वो हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनको करने के लिए हेल्प करते हैं। वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लेकिन वो हेल्प करेंगे वो रिएक्शन को होने के लिए। अब ये एमाइलेज जो होता है एंजाइम, वो हमारी सलाइवा में प्रेजेंट होता है, हमारी थूक में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, हमारे खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट होती है ना उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च जो होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है शुगर का, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाए। सलाइवा जो होता है वो फूड को वेट भी बनाता है, यानी गीला करता है, क्योंकि सूखा फूड जो है वो हमें स्वेलो करने में काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो वेट फूड होता है वो आसानी से हम स्वेलो कर सकते हैं। तो वेट फूड और स्लिमी फूड जो होता है, वो स्लाइमी फूड जो होता है वो आसानी से हम स्वेलो कर पाएंगे। तो इसीलिए सलाइवा हमें इस चीज में हेल्प करता है। इस तरीके से बकल कैविटी जो है उसका फंक्शन खत्म होता है। फूड च्यू हो गया, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गया, स्वेलो हो गया, उसके बाद जो है फूड जाएगा फेरेंक्स और ईसोफेगस में, ठीक है। अब ये जो च्यूड फूड है वो पुश होता है एक लंबी सी नैरो ट्यूब में। वो लंबी सी नैरो ट्यूब जो है उसको हम फूड पाइप कहते हैं, या तो फिर ईसोफेगस भी कहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, छोटी सी शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब होती है फेरेंक्स, वो उसके थ्रू फूड आकर और ईसोफेगस में एंटर करता है। आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आपको ईसोफेगस का जो फंक्शन है वो समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा ईसोफेगस, ये देखिए फूड जो है वो च्यू होके, और यहाँ पे ये छोटा सा पाइप है फेरिंग्स,
इसमें ये एपिग्लॉटिस होता है जो उसको फूड पाइप में पुश करता है। इसके बाद ये जो है ईसोफेगस में जाता है फूड, यानी कि फूड पाइप में जाता है, और उसके बाद वो एंटर करता है हमारे स्टमक में। ठीक है, स्टमक में एंटर करता है। तो ईसोफेगस जो होता है वो क्या करता है, मेनली ईसोफेगस जो है वो कनेक्ट करता है माउथ को स्टमक से। ठीक है, और जब ये जो फूड है वो पुश हो रहा होता है, ईसोफेगस से पुश हो रहा होता है स्टमक की तरफ, इस जो मूवमेंट को हम बोलते हैं, ये जो डाउन मूवमेंट हो रही है उसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ठीक है, और ईसोफेगस में जब फूड जा रहा है तब उसका कोई डाइजेशन नहीं हो रहा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ माउथ में से फूड को स्टमक में पहुंचाने के लिए एक पैसेज होता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टमक। स्टमक जो होता है वो एक मस्कुलर बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका शेप होता है जे टाइप का। थिक वॉल्ड ऑर्गन होता है, लेफ्ट साइड में होता है हमारे एब्डोमेन के, हमारा जो पेट होता है, एब्डोमेन होता है, उसके लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होती हैं स्टमक में। मैं आपको उसका एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, स्टमक जो है वो जे शेप का होता है, जे शेप का होता है ये, और इसमें आते ही ये देखिए ये डबल वॉल्ड होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस और जो चीजें हैं वो प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस हम बोल सकते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस कौन प्रोड्यूस करेगा, ये स्टमक की जो वॉल है ना, ये रही, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो ये जूसेस को प्रोवाइड करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। इसमें क्या होता है, एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और पेप्सिन होता है, और म्यूकस होता है। ये तीन चीजें जो हैं वो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस को। इनर वॉल ऑफ द स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो स्टमक की अंदर की वॉल होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो गैस्ट्रिक यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करती है, जिसमें तीन सब्सटेंसेस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है, और म्यूकस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो हमारे फूड में आ जाते हैं अगर, तो उनको किल कर देता है। ठीक है, और वो हमारे जो स्टमक का मीडियम होता है वो एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो काम करते हैं। हमारे स्टमक में एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन जो है जब एसिडिक मीडियम होगा तब ही काम करता है, अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो पेप्सिन काम नहीं करेगा। ठीक है, ये एंजाइम को काम करवाने के लिए हमारे स्टमक का मीडियम जो है वो एसिडिक होना चाहिए, और जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे क्रिएट करता है। ठीक है, अब दूसरा चीज होती है म्यूकस। तो म्यूकस क्यों चाहिए, म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं पेप्सिन और एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे हमारी स्टमक की वॉल जो होती है उसको बचाता है। अगर वो म्यूकस नहीं हुआ तो हमारी स्टमक की इनर वॉल जो होगी वो डाइजेस्ट हो जाएगी ना पेप्सिन और एसिड्स की वजह से, तो इसीलिए वो डैमेज हो जाएगी, तो उसे बचाता है कौन, म्यूकस। ठीक है, फिर in the acidic medium pepsin digests the proteins in the food to form simple soluble substances called peptones। अब क्या होता है, जो एसिडिक मीडियम हो गया स्टमक का, तो उसमें हमने जो खाना खाया है उसमें जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगे और सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनको हम पेप्टोन्स कहते हैं। प्रोटीन्स that will be converted into peptones with the help of pepsin
एसिडिक मीडियम जो कि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करता है और वो कन्वर्ट करेगा प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। Consequently, the food gets converted into partially digested semi-solid food called chyme. इसके बाद जो फूड है साथ साथ में वो कन्वर्ट हो जाएगा partially digested semi-solid food में। अब ये जो partially digested semi-solid food है उसको हम chyme कहते हैं। ये जो chyme है वो स्टमक को लीव करेगा और एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इस तरीके से इसके बाद वाला ऑर्गन जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें फूड जो है वो एंटर करता है आगे के डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, इसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद वाला जो पार्ट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को काफी अच्छे से आप रेफर कीजिए, फिर से एक बार देखिए और इसके जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगी आप उससे भी अच्छे से देखिएगा और रेफर कीजिएगा। इसके बाद वाला पार्ट जब हम करेंगे तो इसका एक बार रिव्यू देख लेंगे। आपको वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी, उसमें से इस वीडियो को देख के आप उसके आंसर्स प्रॉपर तरीके से देंगे। थैंक यू।